Hello students, you are watching my channel Tricky Study Tips and I am your teacher, companion and guide. स्टूडेंट, जैसा कि मेरे चैनल के नाम से ही स्पष्ट है कि मैं यहाँ आपको सोशल साइंस की सभी किताबों को क्लास 10th की ट्रिक्स और टिप्स के साथ पढ़ा रहा हूँ। बाद में मैं आपको अदर सब्जेक्ट्स की क्लास भी दूंगा, लेकिन अभी तो एसएसटी चल रही है। इसका एसएसटी का आपका हिस्ट्री पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का यह थर्ड वीडियो है। आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में आपको टिप भी मिलेगी बीच में, क्योंकि समय समय पर मैं आपको टिप और ट्रिक्स भी देता रहूँगा। ट्रिक्स में मतलब ये होगा कि आपको जो है जैसे कुछ क्वेश्चन जैसे कि हार्ड होते हैं तो उसको कैसे आपको जो है याद करना है, उसकी ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए फिर बिना देरी किए आज जो है शुरू करते हैं अपना। आज जो है आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, ये टाइटल के बारे में आपको मुझे आज पढ़ाना है। और इससे पहले का मैं आपको जो है पढ़ा चुका हूँ, जो कि 2 वीडियोस पहले आ चुकी हैं। आप लोग उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ये तो आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। आप लोग को इसके बारे में वैसे भी पहले से ही काफ़ी पता है। तो आप लोग इसमें लिखा है कि फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन आया है नेशनलिज्म का। देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जो है नेशनलिज्म का एक्सप्रेशन मतलब नेशनलिज्म जो खुल के सामने नहीं आया था। ये सबसे पहले जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में जो हुई थी, उसमें ही सबसे विस्तृत रूप में, सबसे क्लियर रूप में हमारे सामने आया। फ्रांस, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch। जैसे कि आपको याद ही होगा, क्लास 9 में भी आपने पढ़ा था, फ्रांस जो है आपको याद ही है कि एक फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था। मतलब पूरा का पूरा जो उसका इलाका था वो अंडर में आता था एक एब्सोल्यूट मोनार्क है। एब्सोल्यूट मतलब होता है निरंकुश, जिस पे कोई भी अंकुश न लगाया जा सके। अंकुश मतलब कि उस पर कंट्रोल न किया जा सके। मोनार्क मतलब होता है तानाशाह, जैसे कि हिटलर था। मोनार्क मतलब तानाशाह, हिटलर। और वैसे हालांकि यहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हिटलर तो नहीं था, वो लुइस स्टीन आपको पढ़ने में आए थे 9th क्लास में। तो यहाँ पे जो है लुइस स्टीन और ये सब लोग थे। The political and constitutional changes that came in the wake of France Revolution led to transfer of sovereignty from monarchy to a body of French citizen। देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर फ्रांस में क्या हुआ था कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए थे, यानी राजनीति में परिवर्तन आए थे पॉलिटिकल, यानी कि, और कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक बदलाव आए थे, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन वेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जिससे क्या हुआ था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, इन्हीं मतलब ये चेंजेस आए तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गई। लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की। और फिर क्या हुआ कि इसमें जो है मोनार्की से कन्वर्जन हो गया सॉवरेनिटी में। मोनार्की मतलब होता है कि आर्बिट्रेरी रूल यानी तानाशाही रूल, और सॉवरेनिटी मतलब होता है प्रभुसत्ता, यानी कि जो देश के सिटीजन्स हैं वही सिटीजन्स में से कुछ उस देश के स्वामी होंगे। स्वामी मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट में होंगे, है ना। तो टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। और यहाँ पे एक बात यहाँ पे और भी है कि ये भी लिखा है टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, यानी कि कुल मिला के अधिकार जो है, पावर जो है, वो फ्रेंच सिटीजन में ही चली जाएंगी। इसकी वजह से आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जब फ्रेंच सिटीजन्स में ही कुछ वहाँ के राजा होंगे या फिर वहाँ के गवर्नमेंट में होंगे, तो पावर तो कुल मिला के देखा जाए तो फ्रेंच सिटीजन के हाथ में चली जाएगी ना। द revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute nation and shape its destiny।
तो उसमें रिवॉल्यूशन जो है घोषणा कर रहा था दैट इट वाज पीपल हु वुड henceforth constitute द नेशन। ये रिवॉल्यूशन हुआ था, इसमें एक तरह से घोषणा इस बात की हो गई थी कि जो आगे चल के अब से यानी henceforth मतलब अब से जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा नेशन, यानी कॉन्स्टिट्यूट मतलब होता है बनाना या गठित करना, एंड शेप इट्स डेस्टिनी, मतलब कहने का मतलब ये है कि अब से जो है मोनार्क, कोई मोनार्क नहीं बल्कि वहाँ के सिटीजन्स ही आगे का भविष्य, आगे का भाग्य फ्रांस का तय करेंगे। हेलो, देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं हर टीचर का पढ़ाने का पर्पस उसके स्टूडेंट के मार्क्स को इंक्रीज़ कराना होता है, उसे मोटिवेट करना होता है। तो इसी वजह से मैंने जो है अपना ये चैनल खोला है। मैं आपको इसमें पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेट भी करता रहूँगा और टिप भी देता रहूँगा, और कुछ अगर हार्ड क्वेश्चन आएंगे तो उसके ट्रिक्स भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो आज मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, आपको ये पता है, पहले से पता है कि सुबह उठना जल्दी और उसमें ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना, अर्ली मॉर्निंग, यानी कि उससे हम लोग जो है डॉन का समय कहते हैं, DAWN। तो ये तो बात सभी को पता है। तो मैं आपको इसमें कुछ एक और बात बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है क्या करा करें कि जो टॉपिक आपको बहुत हार्ड लग रहा हो, बहुत ही हार्ड, जो कि हार्ड टू अंडरस्टैंड हो या फिर बहुत हार्ड टू लर्न हो, मतलब ठीक है, अंडरस्टैंड की कोई बात ही नहीं है, अंडरस्टैंड तो आप कर ही लोगे क्योंकि मेरे वीडियोस के सपोर्ट से आपको अंडरस्टैंडिंग तो मिल ही जाएगी। लेकिन अगर लर्न नहीं हो रहा है, क्योंकि अंडरस्टैंड के साथ साथ जो है कुछ चीज़ें जो होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो लर्न भी करना होता है SST में, है ना। तो फिर आप इसके लिए क्या करें कि रात के समय सोने से पहले उस टॉपिक को जो है जस्ट पहले, सोने से जस्ट पहले आप उस टॉपिक को जो है ध्यान से एक बार देख लें। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में वो प्रोसेस पड़ा रहेगा और पूरी रात तक आपके माइंड में वो प्रोसेस कंटिन्यू किसी तरह से भी रहेगा। इसको जो है आपको फ़ायदा क्या होगा इससे? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप सुबह जब उठेंगे तो आप इसको जो है प्रोसेस को भी दिमाग में जब जोड़ डालिएगा और वो टॉपिक को याद करने की कोशिश करिएगा, तो आपको सारा का सारा प्रोसेस लगभग 80% तक आपको जो है वो हार्ड वाला पॉइंट्स जो थे या हार्ड वाला क्वेश्चन जो था वो 80% तक आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, तो ये आज का मैं आपको टिप दे रहा हूँ। ये जो है कोई जो है ऐसा वैसा तरीका नहीं है, मतलब जो मैंने अपने पास से ऐसे बता दिया आपको, ये मतलब साइंटिफिकली प्रूवन बात है। इसीलिए आप इसको जो है आजमा सकते हैं। और मैंने तो फ़िलहाल आजमाया है, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को, मतलब मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, तो उन्होंने को भी मैंने बताया, तो उन लोगों में ने भी इसको जो है ट्राई किया, और वाकई में ये बात जो है बिल्कुल सच है, और इससे काफ़ी बेनिफिट उनको मिला है। तो आप लोग भी बेनिफिट उठाइए। फ्रेंड, आपके साइड में जो चित्र दिया हुआ है ये जो है एल्मनाक का है, जो कि 1798 में जो है रैबमन ने बनाया था, रैबमन जी ने। तो ये जो है आप लोग जो है ये जर्नलिस्ट थे, तो आप लोग जो है इसको देख लीजिए, हो सकता है इससे जो है चित्र बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकता है आ जाएं। तो इसको ध्यान रखिए आप। ये एल्मनाक यानी पांचांग है वहाँ का, उस समय का पांचांग, जैसे नहीं जैसे कि आज हिंदी में भी पांचांग आता है, कैलेंडर। उसमें जैसे कि जो है अ, एकादशी और पंचमी और ये सब चीज़ें जो है हिंदू धर्म के अनुसार वहाँ पर कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष ये सब दिया होता है, उसी तरह से ये वहाँ का था, फ्रेंच का। और ये पंचांग जो है अलग अलग जो है रिलीजन्स का होता है, जैसे कि मुस्लिम्स का भी होता है अलग, है ना, हिंदूज का भी होता है अलग, और भी लोगों का होता होगा, है ना। तो इसी तरह से ये वहाँ पर का पंचांग यानी कि कैलेंडर था। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people। देखिए यहाँ पे क्या है कि शुरुआत से ही, बहुत शुरुआत से ही क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज जो था थे इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स, उन्होंने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस यानी कार्य किए, दैट वुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, जिसने जो है फ्रेंच लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है क्रिएट हो गई। मतलब उनमें एक
सामूहिक भावना, सामूहिक पहचान की भावना जो है विकसित हो गई अमंग द फ्रेंच पीपल, फ्रेंच पीपल के बीच में। द आइडियाज ऑफ द ला पार्टे, द फादरलैंड, लेट्स रोएन द सिटीजन, emphasized the notion of a यूनाइटेड कम्युनिटी enjoying इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पर जो आइडियाज़ थे फादरलैंड और द सिटीजन के, एम्फेसिस ऑन द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी, वो जो है जोर देते थे विचार पे एक यूनाइटेड कम्युनिटी यानी कि एक संयुक्त समाज के। तो यहाँ पर ये जो है आपके फादरलैंड यानी पितृभूमि और सिटीजन, जो ये सब आइडियाज़ जो थे उसमें नोशन मतलब विचार, ये विचार जो थे वो संयुक्त समाज की संरचना के ऊपर जोर दे रहे थे। एम्फेसिस मतलब होता है जोर देना, एम्फेसिस्ड। एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ऐसा समाज होगा, मतलब ऐसा संयुक्त समाज होगा जो कि इक्वल राइट्स जिसके होंगे, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन से वो बंधा होगा। मतलब ऐसा समाज होगा जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन से जो है लिमिटेड होगा, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग जानते हैं पहले से सेट ऑफ रूल्स होता है, यानी उन्हीं रूल्स के हिसाब से चलेगा। ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक फ्रेंच का फ्लैग जो है नया, मतलब जो है आता है ट्राई कलर, वो तिरंगा है, 3 रंगों का है, और वाज चूजन, और वो जो चूज़ किया जाता है टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, और वो जो है पिछले जो पहले जो चल रहा था, फॉर्मर मतलब पहले चल रहा था, रॉयल स्टैंडर्ड राष्ट्रध्वज, उसको जो है हटाकर तिरंगा लाया जाता है। ये सब क्यों करा जा रहा है? क्योंकि लोगों में जो है एकदम कलेक्टिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि सामूहिक पहचान की भावना आ जाए। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रिनेम्ड द नेशनल असेंबली। जो स्टेट जनरल थे वो इलेक्ट होते थे बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। वहाँ पे हमने जैसे कि 9th में पढ़ाई था, एक्टिव सिटीजन वो लोग होते थे जो अपने पूरे हफ्ते का 3 दिन का जो है आपका वेजेस देते थे एज ए टैक्स, है ना, और जिनकी उम्र जो है सर्टेन उम्र होती थी इनकी 25 साल, तो उनको एक्टिव सिटीजन माना गया था। उसमें वुमेन्स और चिल्ड्रंस को बाहर रखा गया था। आपको जैसे 9th क्लास में आपको पता ही होगा, ये सब आपने पढ़ा रखा है पहले से ही। एंड रिनेम्ड द नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली का नाम भी बदल दिया गया। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, नए नए जो है वहाँ पर भजन कह लीजिए या फिर सॉन्ग्स कंपोज्ड हुए। ओथ्स टेकन, और शपथ ली गई। मार्टायर्स कमेमोरेटेड, तो मार्टायर्स जो है यानी कि शहीद जो थे उनका अभिनंदन किया गया, उनको मतलब वेलकम किया गया। ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, ये सब कुछ किया गया राष्ट्र के नाम पर। ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। तो क्या हुआ कि एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी कि एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था जो है लाई गई, बनाई गई, और यूनिफॉर्म लॉज मतलब बिल्कुल एक ही तरह के नियम कानून सभी सिटीजन्स के लिए बनाए गए विद इन इट्स टेरिटरी, यानी कि उसी इलाके में, मतलब कहने का मतलब ये है वही फ्रांस का जो इलाका था उसी के लिए बताई जा रही है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश, जो आपके इंटरनल कस्टम्स वहाँ पे लगते थे, ड्यूटीज़ जो वहाँ पे लगती थी, वो जो है वो ख़त्म कर दिया गया। एबोलिश मतलब होता है ख़त्म करना। एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड, और जो है ऐसा सभी जगह यूनिफॉर्म सिस्टम मतलब होता है सभी जगह एक सा, वेट्स और मेजर्स सभी जगह एक से चलने लगे, और उसको अडॉप्ट कर लिया गया। मतलब सभी जगह अब एक ही थे वेट चल, जैसे आप इंडिया में देखते हैं सभी जगह जो है 1 किलो 2 किलो और जितना भी है वो सब एक ही जगह वेट उतना ही होता है ना, पूरे इंडिया में। उसी तरह से वहाँ पे भी क्या हुआ, सब जगह एक ही तरह के वेट्स और मेजर्स अप्लाई कर देगा। लेकिन हाँ, इससे पहले क्या था कि इससे पहले जो है सभी जगह का वेट और मेजर्स अलग अलग थे वहाँ पर, इसीलिए जो है एक ही तरह के वेट्स और मेजर्स सब अप्लाई कर दिए गए, अडॉप्ट कर लिए गए। रीजनल डायलैक्ट्स यानी कि वहाँ की बोलियाँ, डायलैक्ट्स मतलब होता है बोलियाँ, रीजनल मतलब क्षेत्रीय यानी कि वहीं उसी इलाके वहाँ के इलाकों की,
वर डिस्करेज, उनको जो है डिस्करेज कर दिया गया, यानी कि उनको जो है अब बोलने से मना कर दिया गया, उनको जो है निरुत्साहित किया गया। एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस। अब लेकिन फ्रेंच भाषा जो थी, वो फ्रेंच, वो जो है वो लिखी और बोली जाती थी पेरिस में, बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। उसी को बिल्कुल जो है एक तरह से उसी को पूरे देश की भाषा फ्रेंच की वो घोषित कर दिया। देखिए आप लोग को यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो है येलो कलर से मार्क है ये, है ना, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये जो है आपका शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर किसी में भी आ सकता है। और ये जो है आपको ग्रीन कलर से यहाँ पे जो है कुछ लाइन दिख रही होंगी, ये मतलब कि मैंने इसलिए कर रखी है क्योंकि ग्रीन कलर में जैसे कि 1 नंबर का आ सकता है। एक्चुअली हुआ क्या, स्काई ब्लू और के ऊपर जब येलो किया गया तो ग्रीन कलर बन गया। वो कहने का मतलब ये है कि वो आपका जो है 1 मार्क क्वेश्चन हैं। तो आगे चलते हैं। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism। तो यहाँ पर रेवोल्यूशनरीज ने जो है आगे भी मतलब डिक्लेयर किया ये बात को कि दैट इट वाज द मिशन, कि ये उनका मिशन है, एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन, यही भाग्य है फ्रेंच जो है राष्ट्र का, मतलब फ्रांस राष्ट्र का, टू लिबरेट यानी मुक्त कराना लोगों को यूरोप के डेपोटिज्म यानी कि निरंकुश शासन से, वहाँ के तानाशाही शासन से उनको जो है मुक्त कराना था। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। जैसे कि यूरोप के में जो है खाली फ्रेंच थोड़ी ना था, यूरोप में तो पूरा कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश होते हैं। तो यहाँ के क्या है कि वहाँ के जो फ्रेंच में जो लोग हैं उनको तो आज़ाद कराना ही था डेपोटेशन से, प्लस वहाँ के यूरोप के दूसरे नेशंस थे उनको भी जो है वहाँ पे, जैसे जर्मनी है और वगैरह वगैरह और भी देश हैं, तो वहाँ पे रसिया और, है ना, तो इसमें जो है उनको भी जो है आज़ाद कराना था डेपोटिज्म से, और वहाँ पे उनको भी राष्ट्र बनाना था। When the news of events in the France these the different cities of Europe, जब ये न्यूज़ इवेंट्स की जो है फ्रांस में पहुंची, बहुत सारी उनके सिटीज़ और, है ना, इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप, मतलब बहुत सारे शहरों में पहुंच गए यूरोप के। स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगन सेटिंग अप द जेकोबिन क्लब्स। जब इस तरह की खबर पहुंची वहाँ पे, तो वहाँ के जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे वो जो है जेकोबिन क्लब्स जो है सेटअप करने लगे। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर फ्रेंच आर्मीज which moved into हॉलैंड। तो इसमें क्या हुआ कि जो एक्टिविटीज़ थी उनकी, जो मतलब कि वो जो कार्य कर रहे थे और जो उनके अभियान थे यानी कैंपेन्स थे, उन्होंने जो है एक रास्ता बना दिया फ्रेंच आर्मीज़ के लिए, विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, जो कि वो जो है हॉलैंड में चली गई, बेल्जियम में चली गई और स्विट्ज़रलैंड में गई, यहाँ से फ्रांस से निकल गए, एंड मच ऑफ इटली, और ज़्यादातर इटली के इलाकों में गई। तो ये सब गई थी 1719 में, 90 में, विद द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन वार्स। अब क्या हुआ यहाँ पर, जब ऐसा हुआ तो यहाँ पे जो है इसी के साथ साथ वहाँ पर शुरुआत हो गया, आउटब्रेक मतलब होता है शुरुआत होना, क्रांतिकारी युद्धों, रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, वार्स मतलब युद्ध। तो यहाँ पे जो है क्रांतिकारी युद्ध शुरू हो गए। द फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। और फ्रेंच आर्मीज जो हैं वो उन्होंने शुरुआत कर दी कि आइडियाज़ को नेशनलिज्म के वो जो है विदेशों में भी ले गई, इस राष्ट्रवाद के जो आइडिया को वो विदेशों में भी ले गई। तो वीडियो पर काफ़ी लंबा हो रहा है और इसीलिए बस अभी यहीं पे हमें इसको एंड करना पड़ेगा, और अभी आगे सीरीज़ चल ही रही है तो वीडियोज़ इसके और आते रहेंगे। और आप लोग जो है ध्यान रखें कि जो मार्क किए गए हाईलाइट क्वेश्चंस हैं इनको आप लोग जो है बिल्कुल सही तरह से याद कर लें, कॉपी में लिख लें, जिससे कि आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा इससे। और ये समझ चलिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने मार्क कराए हैं, और उनको आप ज़रूर से जो है अपनी कॉपी में लिख लें या ऐसे ही याद कर लें या मार्क बुक में मार्क कर लें कम से कम, और इनको बिल्कुल सही से याद कर लें। मैं आपको बीच में जो है जल्दी ही क्वेश्चन पेपर में इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद में आपको बना के दूंगा, उसमें उसको आपको जो है विद इन टाइम लिमिट में सॉल्व करना होगा, और बीच बीच में आपको देता ही रहूँगा। एक तरह से सैम्पल पेपर आप समझ लीजिए, लेकिन
सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी भी होता है, यह बात आप लोग जानते हैं। और जो मेरा वीडियोस है आप इसको सुनते रहिए, प्लस आप जो है इसका साथ साथ आप लोग जो है अपनी एनसीईआरटी बुक्स में निशान जो लगाए हैं उसको बार बार जो है रिवाइज करा करिए, तभी आपका जो है मार्क्स अच्छे आ पाएंगे। और मार्क्स आपके जो है 90-95 प्लस भी आ सकते हैं। आप लोग जो है पूरी तरह से मेहनत करते रहिए, और मेरा सपोर्ट आपको जो है आगे भी कंटिन्यू मिलता रहेगा, और बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आपका मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। थैंक यू।